सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश कुमार पांडे और कहानी का नाम है नैना जोगिन। लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु जी का जन्म पूर्णिया के औराही हिंगना में 4 मार्च 1921 को हुआ था। अब ये गांव बिहार के ही अररिया जिले में आता है। यह सही है कि रेणु साहित्यकार थे, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि वे अपने समय के बड़े निर्भीक और संघर्षशील योद्धा थे। आपने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, बल्कि 1950 में नेपाली जनता की जो राणाशाही से त्रस्त थी, उनकी मुक्ति के लिए सशस्त्र क्रांति में भी शरीक हुए। सन 1974 में जेपी आंदोलन के समय तो आपने सत्ता के दमन चक्र के खिलाफ पद्मश्री की उपाधि तक वापस लौटा दी थी। रेणु जी ने बताया है, मैं रात को लिखता हूं, बिस्तर पर लेटकर, पेट के नीचे तकिया दबाकर। इस संबंध में एक मजेदार बात, मैं देर रात तक लिखता हूं, जब तक मन की भड़ास ना निकल जाए। फिर दिन चढ़े तक सोता हूं। इधर मोहल्ले वाले कहते हैं पियक्कड़ है, जरूर रात में पी ली होगी, दिन चढ़े तक सो रहा है। खैर, आइए शुरू करते हैं कहानी नैना जोगिन। रत्नी ने मुझे देखा तो घुटने के ऊपर खोसी हुई साड़ी को कोंचा की जल्दी से नीचे गिरा लिया। सदा सायरन की तरह गूंजने वाली उसकी आवाज कंठनली में ही अटक गई। साड़ी की कोंचा नीचे गिराने की हड़बड़ी में उसका आंचल भी उड़ गया। उस सकरी पगडंडी पर, जिसके दोनों ओर झरबेरी के कांटेदार बाड़े लगे हों, अपनी भलमनसाहत दिखलाने के लिए गर्दन झुकाकर आंखें मूंद लेने के अलावा बस एक ही उपाय था। मैंने वही किया, अर्थात पलट गया। मेरे पीछे पीछे रत्नी ने अपने उघड़े हुए तन बदन को ढक लिया और उसके कंठनली में अटकी हुई एक उग्र अश्लील गाली पटाखे की तरह फूट पड़ी। मैं लौटकर अपने दरवाजे पर आ गया और बैठकर रत्नी की गालियां सुनने लगा। नहीं, वो मुझे गाली नहीं दे रही थी। जिसकी बकरियों ने उसके पाट का सत्यानाश किया है, उन बकरी वालियों को गालियां दे रही है वो। सारा गांव के बूढ़े, बच्चे, जवान, औरत, मर्द उसकी गालियां सुन रहे हैं। लेकिन क्यों? शायद सच ही उनके सुनने और मेरे सुनने में फर्क है। मैं सचेतन रूपेण, अर्थात जिस तरह रेडियो से प्रसारित महत्वपूर्ण वार्ताएं सुनता हूं, इन गालियों को सुन रहा हूं। कान में उंगली डालने के ठीक विपरीत एक एक गाली को कान में डाल रहा हूं। उसकी एक एक गाली नंगी अश्लील तस्वीर बनाती है, ब्लू फिल्मों के दृश्य। उदाहरण देकर थाना, पुलिस, अदालत, फौजदारी को न्योतना नहीं चाहता। रमेशर की मां ने टोका शायद। गांव भर की बकरी वालियों को सार्वजनिक गालियां दागने के बाद रत्नी ने रमेशर की मां के प्रजास्थान को लक्ष्य करके एक महास्थूल गाली दी। रमेशर की मां ने टोका, पहले खेत में चल के देखो, एक भी पत्ती जो कहीं चरी हो। रत्नी अब तक इसी टोक की प्रतीक्षा में थी शायद। अब उसकी बोली लयबद्ध हो गई। वह प्रत्येक शब्द पर विशेष बल देकर हाथ और उंगलियों से भाव बतला के कहने लगी कि वो पाट के खेत में जाके का देखेगी अपना। भले घर की लड़की होती तो कहती अपना सिर, लेकिन रत्नी सिर के बदले में अपने अन्य हिस्से का नाम लेती है। इसके बाद बहुत देर तक रत्नी की बातें सुनता रहा, लेकिन उन्हें लिख नहीं सकता, वारंट का डर है। किंतु रत्नी के बारे में अब कुछ नहीं लिखा गया तो जीवन में कभी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि रत्नी की गालियों में मर्माहत और अपमानित करने के अलावा उत्तेजित करने की तीव्र शक्ति है। यह मैं हलफ लेकर कह सकता हूं। रत्नी का नाम नैना जोगिन मैंने ही दिया था एक दिन। तब वो 7-8 साल की रही होगी। नैना जोगिन। देहात में झाड़ फूक करने वाले ओझा गुणियों के हर मंत्र के अंतिम आखिर में बंधन लगाते हुए कहा जाता है, दुहाई सर महादेव, गौरा पार्वती, नैना जोगिन इत्यादि। लगता है
कोई नैना जोगिन नाम की भैरवी ने इन मंत्रों को सिद्ध किया था। 7 साल की उम्र में ही रत्नी ने गांव के एक धनी प्रतिष्ठित वृद्ध को फिर चक्कर में डाल दिया था। उसकी बेवा मां वृद्ध की हवेली में नौकरानी थी। पंचायत में 7 साल की रत्नी ने अपना बयान जिस बुलंदी और विस्तार से दिया था, कोई जन्मजात नैना जोगिन ही दे सकती थी। अब तो उसकी जामुन की तरह कजराई आंखें भी उसके नाम को सार्थक करती हैं। किंतु 7 साल की उम्र में ही इलाके में कहर मचाने वाली लड़की से आंख मिलाने की ताकत गांव के किसी बहके हुए नौजवान में भी नहीं हुई कभी। उसको देखते ही आंखों के सामने पंचायत, थाना, पुलिस, फौजदारी, अदालत, जेल नाचने लगते। रत्नी की मां सरकारी वकील को भी कानून सिखाई है, बहस कराई है सेशन कोर्ट में। पिछले 11 वर्षों में रत्नी की मां ने मुंह के जोर से ही 15 एकड़ जमीन अर्जा है। पिछवाड़े में लीची के पेड़ हैं, दरवाजे पर नींबू, सूद पे रुपए लगाती है, 10 पैसा हाथ में है और घर में अनाज भी। इसलिए अब गांव की जमींदारी भी वही है। गांव के पुराने जमींदार और मालिक जब किसी रैयत पे नाराज होते तो इसी तरह गुस्सा उतारते थे, यानी उसकी बकरी, गाय वगैरह को परती जमीन पर से ही हाँक कर दरवाजे पर ले आते थे और गालियां देते, मारपीट करते और अंगूठे का निशान लेकर ही खुश होते थे। रमेशर की मां कल हाट जाते समय लीची की टोकरी नहीं ले गई ढोकर, इसीलिए रत्नी और रत्नी की मां ने आज इस झगड़े का सृजन किया है जानबूझकर। रमेशर का बाप मेरा हलवाहा है। रमेशर हमारे भैंसों का रखवाला यानी भैंसवार है। रमेशर की मां हमारे घर बर्तन बासन मांजती है, धान कूटती है। इसलिए रत्नी अब गालियों का मुख धीरे धीरे हमारी ओर करने लगी। तू किसका डर दिखलाती है? शहर से आए भतार का? रोज मांस मछली अब ब्रांडिल पी के तेरे प्रजास्थान में तेल बढ़ गया है। मुझे अचानक रमेशर की मां की गंदी हल्दी, प्याज, लहसुन, पसीना, मैल की सम्मिलित गंध भरी साड़ी की महक लगी। लगा अब रत्नी मुझे बेपर्द करेगी, नंगा करेगी। खुद अपने को उसने पिछले 1 घंटे में 60 बार नंगा किया है। अर्थात जब जब उसने गाली का रुख हमारी ओर किया, हर बार यह कहना ना भूली कि रमेशर की मां जिसका डर दिखलाती है वह मुंसा व्यक्ति रत्नी का अथी भी नहीं उखाड़ सकता। ऐसे ऐसे मुदक्की मुंसा को वो अपने अथी में दाहिने बाएं बांध रखेगी। बगुला, पंखी, धोती, कुर्ता, अछड़ी घड़ी जूता वाले शहरी छैल चिकनिया लोग ऊपर से लकदका भीतर से फूंक होते हैं। सफाचट, मुछमुंडा, मुछमुड़ाए लोगों की सूरत देखकर भूलने वाली बेटी नहीं रत्नी। रत्नी की मां को इसका गुमान है कि बड़े बड़े वकील मुख्तार के बेटों को देखकर भी उसकी बेटी की अथी अर्थात जीभ नहीं पनियाई, कभी डकार भी नहीं लिया। रत्नी अपने आंगन से निकल आई थी। रमेशर की मां ने कोई जवाब दिया होगा शायद। अब रत्नी और रत्नी की मां दोनों मिलकर नाचने लगी। उसका घर दरवाजे से 10 रस्सी दूर है, लेकिन सामने है। मैं रत्नी और रत्नी की मां का नाच देखने को बाध्य था। रत्नी की काव्य प्रतिभा ने मुझे अचंभे में डाल दिया। उसकी टटकी और तुरंत रची हुई पंक्तियों में वो सब कुछ था जो कविता में होता है। बिंब, प्रतीक, व्यंग तथा गंध। बतौर बानगी, पटना के साहेब पटना के मेम, रात खाए मुर्गी और सुबह करे नेम। आए तेरा झुमका और नथिया और साबुन महकौआ, तू पान में जर्दा खाए नखलौआ। रत्नी और रत्नी की मां की यह काव्य नाटिका समाप्त हुई तो मैंने दरवाजे पर बैठे गांव के 2-3 नौजवानों की ओर देखा। मेरा चेहरा तमतमाया हुआ था, किंतु वे निर्विकार और निर्मल मुद्रा में थे। परिवार तथा पट्टीदार के मर्द पुरुषों की ओर देखा, वे पान चबा रहे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। लगता था इन लोगों ने रत्नी की गालियां सुनी ही नहीं। मैंने जब भोजन के समय बात चलाई तो परिवार के एक व्यक्ति ने, जिन्हें शहर के नाम से ही जड़ैया बुखार धर दबाता है, हंस के कहा, शहर से आने के बाद आप कुछ दिन
तक ऐसी असभ्यता ही करेंगे, ये हमें मालूम है। इन छोटे लोगों की गाली पर इस तरह ध्यान कोई भला मानुस नहीं देता। इस तरह गालियों के अर्थ को प्याज के छिलके की तरह उतार उतार कर समझने का क्या मतलब? शहर में क्या औरतें गाली नहीं देती हैं? अजब इंसाफ है। गाली सुनकर समझना अन्याय है, असभ्यता है, मन में मैल है मेरे, हैं? अश्लील और घिनौने मुकदमे के कारण रत्नी की बदनामी बचपन में ही फैलती गई। जवान हुई तो बदनामियां भी जवान हुई। फलतः गांव के हिसाब से पक जाने पर भी कोई दूल्हा नहीं मिला। मिलता भी तो घर जमाई होकर नहीं रहना चाहता था। 2 साल हुए, निमोछिया जवान न जाने किस गांव से आया सांझ में, और रात में भात खाने के लिए घर के अंदर गया तो रत्नी की मां एक हाथ में सिंदूर की पुड़िया और दूसरे में फरसा लेके खड़ी थी। छदोड़ी के सिर में सिंदूर डालो, नहीं तो अभी हल्ला करती हूं कि घर में चोर घुसा है। तो सीकिया नौजवान जो हर सुबह को शीशम की कोमल पत्तियां तोड़कर ले जाता है, वही है रत्नी का रतन धन। पूछताछ करने पर पता चला कि हाल ही में एक रात को रत्नी ने इसको लात से मारा। घर से निकाल के चिल्लाने लगी, कोई पूछे कोई इससे कि इतना दूध, मलाई, दही, मांस, मछली, कबूतर, तिस पर धात पुष्टई दवा, तो अलान ढकान खा के भी जिस मर्द को आधी रात को हांफनी शुरू हो, उसको क्या कहा जाए? लोग दुख देते हैं मेरे कोख को कि रत्नी बांझ है, निमक हराम और किसको कहते हैं? मैं अब इसे मानसिक विकार मानने लगा हूं। अब तक सामाजिक समझ रहा था कि छोटी जात की औरत गांव की मालकिन हुई है। नहीं, सामाजिक भी है। मेरे पट्टीदार के एक भाई ने कहा, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? गांव के सभी किस्म के चोर अर्थात लत्ती पत्ती या सिन्ना जोर दिन डूबते हुए उसके आंगन में जमा हो जाते हैं। इलाके का मशहूर डकैत परमेश्वरा रतनी की बात पे उठता बैठता है। मुखिया सरपंच रतनी की मां के खिलाफ चू भी नहीं कर सकते। रतनी की मां से कोई रार मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए दिन भर गांव के हर टोले में दोनों घूम घूम के झगड़ा करती फिरती हैं। रतनी अकेली खस्सी यानी बकरे को जीबा कर देती है। रतनी की मां चोरी का माल खरीदती है, थाली, लोटा, गिलास। सुबह को मालूम हुआ शहर से आया हुआ मेरा प्रेशर कुकर गायब है। दोपहर के बाद धोती गुम। रात में परमेश्वर की मां फिसफिसाकर आंगन में कह रही थी, रतनी बोलती थी सिद्ध करके छोड़ेगी इस बार। उस दिन इस तरह पीठ दिखाना अच्छा नहीं हुआ शायद, और यह सब इसलिए कि मैंने रत्नी के तथाकथित पुरुष को बुलाकर उसका पता ठिकाना पूछा था और उसको समझाया था कि गांव में अब एक नई बात चल पड़ी है। उसने बीवी की मार सह ली। नतीजा ये हुआ है कि कई औरतों ने अपने घर वालों को पीटा इस गांव में। रतनी ने चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव के लोगों को सूचना देने के लहजे में सुनाया था, सुन लो हो लोगो, अब इस गांव में फिर एक सेशन मुकदमा उठेगा, सो जान लो। इस शहर का कानून यहां छाटने आया है। कोई अपने घर वाले को लात मारे या चुम्मा ले, दूसरा कोई बोलने वाला कौन है? देहात से लेके शहर तक तो छुछुआते फिरता है, कहे ना कोई मौगी मुंह में चुम्मा लेती है। मैं रोज हारता, रतनी रोज जीतती। मुझे स्वजनों ने सतर्क किया, सांझ होने से पहले ही मैदान से घर लौट आया करूं। किसी ने शहर लौट जाने की सलाह दी थी। मुझे लगता रोज ताल ठोक कर एक नंगी औरत पहलवान मुझे चुनौती देती है, थप्पड़ घूंसे चलाती है। भागूंगा तो गांव के सीमा के बाहर तक पीछे पीछे फटा कनस्तर पीटती और बकरे की तरह बो 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 करती जाएगी। गांव भर के लोग तालियां बजाकर हंसेंगे। मुझे हथियार डाल देना चाहिए। एक औरत, सो भी ऐसी औरत से टकराना बुद्धिमानी नहीं। 1 सप्ताह तक चोरी चपाटी करवाने के बाद एक नया उत्पात शुरू किया। रात भर हमारे दरवाजे और आंगन में हड्डियों की बरखा होती। नंगी औरत ताल ठोक कर ललकार रही है, मर्द का बेटा है तो मैदान में आ। मैदान में मुझे उतरना ही पड़ा।
रात में नींद खुली। दरवाजे के सामने जो नया बाग हम लोगों ने लगाया है उसमें भैंस का बच्चा घुस गया है शायद। धीरे धीरे बाड़े के पास गया, पट अमलतास के कोमल पौधे को तोड़कर गुलमोहर की ओर बढ़ते हुए हाथ को मैंने खप से पकड़ा। कलम घिसाई के बावजूद पंजे की पकड़ में अब तक खम बचा हुआ था। क्यों? मैंने बहुत धीरे से पूछा। छोड़िए। जवाब भी उसी अंदाज में मिला। क्यों तोड़ा है? क्या मिला? क्यों तोड़ा? तो क्या कर लीजिएगा, मैं लोगों को पुकारता हूं, खुद फंस जाइएगा। हाथ छोड़िए। फंसा के देखो, मैं नहीं डरता। क्या चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? इस पौधे को क्यों तोड़ा है? वो तो पौधा ही है, जी तो आपको ही तोड़ देने का करता है। हाथ छोड़िए। मैंने देखा उसकी कनपटी पर एक सांप का फण नहीं, भाला, बरछे की फली। मैंने हाथ छोड़ दिया। वो भागी नहीं, खड़ी रही, मुझे चुप और अवाक देखकर बोली, चिल्लाऊं? कोढ़ी डरावे थूक से। रत्नी हंसी। तारों की रोशनी में उसकी हंसी झिलमिलाई। जाइए, थोड़ा ब्रांडिल और चढ़ाइए। तुम नैना जोगिन? हां, नैना जोगिन ही हूं। तब? माधो बाबू अब रत्नी करीब सट आई। मेरा क्या कसूर है जो 12 साल से बनवास दिए हुए हैं आप लोग? उस बूढ़े को करनी का फल चखाया तो क्या बेजा किया? मैं उस समय उसकी पोती की उम्र की थी। सो आप लोगों ने, खासकर आप दोनों भाइयों ने, हम लोगों को रंडी से बदतर कर दिया। आखिर आपके जन्म के दिन रत्नी की मां ही सौर घर में थी। 5 साल तक आप रत्नी की मां की गोद और आंचर में रहे, और आपकी आंख में जरा भी पानी नहीं। मैं जवान हुई, आप लोगों ने आंख उठाकर कभी नहीं देखा कि आखिर गांव घर की एक लड़की ऐसे जवान हो गई और शादी क्यों नहीं होती। अब इस बार आए हैं तो कभी आपके मन में यह नहीं हुआ कि रत्नी की शादी हुए 2.5 साल हो रहे हैं और रत्नी को कोई बच्चा क्यों ना हुआ। अटना, पटना, दिल्ली, दरभंगा में आपके इतने डाकदरनी जान पहचान के हैं। आखिर रत्नी की मां का दूध पिया है साल भर तक आपने। रत्नी की मां को बहुत दिन तक आपने मां कहा था, लोगों को भी याद है। दूध का भी एक संबंध होता है। मैंने कहा, रत्नी, रमेसर जग रहा है, मैं कुछ नहीं समझता। तुम जाओ, कोई देख लेगा। देखकर क्या कर लेगा? रत्नी ने बेलाग बेलौस एक अश्लील बात अंधेरे में आग की तरह उगल दी। देखकर आपका अथी या हमारा अथी उखाड़ लेगा। बोलिए, मैं पापिन हूं, मैं अछूत हूं, रंडी हूं, जो भी हूं आपकी हवेली में पली हूं। तकदीर का फेर माधो बाबू, रत्नी नाम भी आपके ही बाबूजी का दिया हुआ है। आपने उसको बिगाड़ कर नैना जोगिन दिया। किस कसूर पर? आप लोगों का क्या बिगाड़ा था रत्नी की मां ने, जो इस तरह बोलचाल उठ बैठ एकदम बंद? मैंने धीरे से कहा, ऐसे गांव में अब कोई भला आदमी कैसे रह सकता है? लगा नागिन को ठेस लगी, फुफकार उठी। भला आदमी? भला आदमी? भला आदमी को सींग पोंछ होता है? नहीं होता है। इसीलिए पूंछ, सींग, जानवर, औरत, मर्द, नंगे बेपर्द, अंधकार, प्रकाश, गुर्राहट, आंखों की चमक, बड़े बड़े नाखून, बिल्ली, शिवा, गृद्धाशया, योनिस्या, भगिनी, भोगिनी, महांकुश स्वरूप, छिन्न मस्ता, अट्टहास। अट्टहास सुनकर चौंका। रत्नी कहां है? वह तो साक्षात नील सरस्वती थी। इस बार गांव के आसपास यह खबर बहुत तेजी से फैली कि नैना जोगिन का जोग माधो बाबू पर खूब ठिकाने से लगा है। रमेसर की मां को एक दिन खोई हुई चीजें टोकरी में मिली, घर में ही। रत्नी ने माधो बाबू को भेड़ा बनाया है तो माधो बाबू ने रत्नी का विषदंत उखाड़ दिया है। बोले तो एक भी गाली, गंदी या अच्छी। रत्नी और उसके नामर्द मर्द को मैं अपने साथ शहर लेता आया हूं।
डॉक्टरों को अचरज होता है कि मैं रत्नी के लिए इतना चिंतित क्यों हूं। उन्हें कैसे समझाऊं, यदि रत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ तो वह मेरे बाग के हर पौधे को तोड़ देगी, गांव के सभी पेड़ पौधे को तोड़ देगी, गांव के सभी लोगों को तोड़ेगी, गांव में हड्डियां बरसावेगी, नंगा नाचेगी, अश्लील गालियां देती हुई सभी को ललकारेगी। वह सांवली सलोनी लंबी स्वरूप पूर्ण यौवना नैना जोगिन। जांच पड़ताल के समय जब रत्नी की लंबाई नापी जाती है, वजन लिया जाता है, पेट टटोला जाता है, तो मेडिकल कॉलेज के लेडी स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर तक हैरत से मुंह बाए रहते हैं। औरत ऐसी? 5 दिन हुए हैं। पड़ोस के मल्होत्रा साहब की नौकरानी को 2 दिन फ्लैट के नीचे उठा के फेंकने की धमकी दे चुकी है। शहर की सड़ी हुई गर्मी को रोज 5 अश्लील गालियां देती है। उसका घरवाला गांव लौटने को खुनमुनाता है तो वो घुड़क देती है, हाँ जब आ गई हूं तो यहां हो चाहे लहरिया सराय चाहे कलकत्ता, जहां से हो कोख तो भर के ही लौटूंगी। गांव तुमको जाना हो तो माधव बाबू टिकस कटा के गाड़ी में बैठा देंगे। मैं किस मुंह से लौटूंगी, खाली? सचमुच कोई जादू जानती है रत्नी। कोई शब्द उसके मुंह में अश्लील नहीं लगता। तो ये थी कहानी नैना जोगिन, जिसे लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, हमें खुशी होगी।